साथियों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2024। जी हाँ, जूनियर असिस्टेंट मतलब आपके एलडीसी की भर्ती जो 2024 में निकलने वाली है। अभी तक निकली नहीं है, लेकिन कब निकलने वाली है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे एलडीसी बोलें कि जूनियर असिस्टेंट बोलें, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्टेनोग्राफर की आपके जो है 490 प्लस मतलब लगभग 500 पोस्टों पर भर्ती आने वाली है। और जूनियर असिस्टेंट एलडीसी की आपकी भर्ती आने वाली है 4500 प्लस पदों पर। और ये भर्ती कब तक आने वाली है? शासन सचिवालय में नौकरी करना है तो ध्यान रखना है किन बातों का, मतलब आपको शासन सचिवालय में नौकरी अगर लगती है इसी पोस्ट पे, और या फिर अधीनस्थ विभागों में नौकरी लगती है, उन सारे बातों पे हम चर्चा करेंगे। इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं योग्यता क्या रहने वाली है, सीईटी में अगर कितने मार्क्स हैं आपके उसमें, है ना, तो आपको तैयारी स्टार्ट करना चाहिए। वेतन कितना रहने वाला है, प्रमोशन में आगे आपके लिए क्या रहने वाला है कैडर, सिलेबस क्या रहने वाला है, टाइपिंग इसमें किस तरह से पूछी जानी है, टाइपिंग का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, और अधीनस्थ विभागों और शासन सचिवालयों में क्या अंतर है, इसकी सैलरी को लेकर, प्रमोशन को लेकर, सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। क्या पढ़ना शुरू करना है हमें, बुक लिस्ट क्या है, सिलेबस क्या है, सारी चीजों की हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आपके लिए पूरा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप जो है वास्तव में 2024 में नौकरी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करना, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव सारी चीजें हैं। कब वैकेंसी आने वाली है, कब आपके जो है एग्जाम होगी, सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा ये सेशन। कि हमारे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं योग्यता क्या रहने वाली। तो दोस्तों, इसमें योग्यता आपको मैं बताऊं कि योग्यता आपको रहने वाली है इसमें 12th पास। देखो, जेडीए में भी जो जूनियर असिस्टेंट या कनिष्ठ सहायक की जो भर्ती निकलने वाली है उसमें भी आपके 12th पास रहने वाला है, और 75 पदों पे वो भर्ती निकलने वाली है। उसका सिलेबस और इसका सिलेबस मैं जो है आपको बताने वाला हूँ। योग्यता क्या रहने वाली, इसके 12th पास होना जरूरी है, प्लस RSCIT जो है जरूरी। जो भी मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास RSCIT होगा। जिनके पास RSCIT नहीं है वो जल्दी से एडमिशन ले लो, और एडमिशन लेने के बाद इनरोलमेंट जो नंबर होता है ना, इनरोलमेंट जो नंबर होता है वही इस एग्जाम के लिए जरूरी है। आपका एग्जाम कब होगा RSCIT का उस पर डिपेंड नहीं है, आपको केवल अप्लाई अपेयरिंग करके ये फॉर्म भर देना है। अगर RSCIT का एडमिशन नहीं लिया है आपने तो आप बिल्कुल RSCIT में एडमिशन आज ही ले लें क्योंकि इसमें ये योग्यता आवश्यक है। दूसरी योग्यता हम बोल सकते हैं सीईटी में, जिसने 12th लेवल का जो सीईटी है वो दिया है, और कोई भी कैटेगरी हो, अगर उनके 160 के लगभग नंबर हैं, 160 नंबर अगर उनके आ रहे हैं, ठीक है, अगर उनके 160 नंबर आ रहे हैं तो वो बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर उनके 160 नंबर आ रहे हैं तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लगभग इतने ही जो नंबर है इसकी कट ऑफ जाने वाली है। आपको मैं बताऊं लगभग कितने पोस्टों पे ये भर्ती है, ये है आपके 4500 पोस्टों पर ये भर्ती आने वाली है। लगभग 4500 पोस्टों पे आने वाली है। वैसे तो जो सूचना मिली है वो 4200 पोस्ट की, लेकिन 4500 पोस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के बाद भी, और क्योंकि इसमें लगेगा भी 6 से 7 महीने का समय लगेगा, ठीक है, एग्जाम पूरा होने में, ज्वाइनिंग होने में। तो बैकलॉग की कुछ सीटें होती है, लगभग 300 से 400 सीटें आपकी जो है बढ़ जाएगी, और 300 400 सीटें बढ़ने के बाद आपके 4500 सीटों पर ये भर्ती होने वाली है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं 45 सीटों पे भर्ती होनी, 4500 सीटों पे ये भर्ती होगी, तो लगभग कट ऑफ आपकी 160 के समथिंग रहने वाली है, कोई सी भी कैटेगरी हो उसके मैं मान के चल रहा हूँ, और आपको जो है तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, और सीईटी से ही ये भर्ती होगी। 2023 में जो सीईटी का एग्जाम हुआ था 12th लेवल पर, उस पर ये भर्ती होगी। वेतन की हम बात करें तो देखो, प्रोबेशन पीरियड होता है 2 साल का, जो परीक्षा काल जो अवधि होती है उसमें मिलते हैं 14,600 रुपए आपको मंथली मिलेंगे 2 साल तक। 2 साल के बाद जो है आपकी सैलरी लगभग जो है 28,000 के समथिंग हो जाएगी। ठीक है, 2 साल के बाद है 28,000 रुपए आपके हो जाएंगे। प्रमोशन की हम बात करें दोस्तों, प्रमोशन की हम बात करते हैं। देखो, सारी चीजों में बात करने वाला हूं कि वैकेंसी की डेट वगैरह सारी, तो वीडियो में बने रहो, है ना। तो 14,600 पर जो है आपके ये जो है वेतन मिलने वाला है, और उसके बाद जो है 2 साल बाद आफ्टर 2 ईयर ये जो है आपके 28,000 के लगभग जो है सैलरी हो जाएगी। ठीक है, शहर की बता रहा हूँ, HRA यहाँ का ज्यादा होता है शहर में, जयपुर सिटी में, है ना। और प्रमोशन की हम बात करें तो प्रमोशन की हम बात करते हैं तो प्रमोशन का देखो, इसको पहले क्या LDC कहते थे, पहले क्या कहते थे, लोअर डिवीजन क्लर्क। पहले क्या कहते थे दोस्तों, लोअर डिवीजन क्लर्क। और इसके ऊपर जो प्रमोशन की पोस्ट होती थी वो होती थी UDC। ठीक है, वो होती थी UDC, और इसके बाद होता था आपके, है ना, UDC अपर डिवीजन क्लर्क,
और एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क है ना, जिसको क्लर्क सेकंड भी बोलते हैं और इसको यूडीसी को क्लर्क फर्स्ट भी बोलते हैं। अब इनका पदनाम आपको पता है 2018 में चेंज कर दिया और इसको कहते हैं जूनियर असिस्टेंट, कनिष्ठ सहायक, और इसको कहते हैं सीनियर असिस्टेंट। ठीक है, ये होता है जूनियर असिस्टेंट, ये होता है सीनियर असिस्टेंट, और इसके बाद जो होती है पोस्ट होती है एएसओ, है ना, या फिर हम बात करें डबल एओ। अब बोलो डबल एओ तो अकाउंट्स वाले उसमें होता है, ठीक है, तो उसमें भी होता है और इसमें भी होता है। तो मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल नीचे बता दूंगा। देखो क्या होता है कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, है ना, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, या हम बात करें तो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ये चलो प्रमोशन का मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, यहाँ जगह ही कम है, लेकिन आप ये देखना कि एलडीसी का प्रमोशन यूडीसी पे होता है, यूडीसी का डबल एओ या एएसओ पे प्रमोशन होता है, और उसके बाद फिर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, फिर प्रशासनिक अधिकारी, उस पर प्रमोशन होता है। तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, तो इसका लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, तो दोस्तों सिलेबस के लिए मैं पूरा वीडियो अलग से बनाने वाला हूं, क्योंकि इसके साथ साथ मैं जो जेडी की वैकेंसी, काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सिलेबस बताओ कि क्या जेडी की वैकेंसी में क्या रहने वाला है, तो उसके लिए सिलेबस पूरा मैं कवर करूंगा, उसका अलग से जो है वीडियो मैं बना दूंगा, आज या कल में आपको वीडियो मिल जाएगा। और उस वीडियो में पूरा सिलेबस डिस्कशन करूंगा, कौन सी बुक लिस्ट आपके लिए अच्छी रहने वाली है, कौन सी चीज़ों को पढ़ना है, किस बुक से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कितना जो क्राइटेरिया से क्या अप्रोच के साथ आपको पढ़ना है, सारी चीज़ें मैं डिटेल में बात करूंगा। अगर इसमें मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। टाइपिंग आपको पता है कि एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद जो है जो एग्जाम में पास होंगे उनके लिए जो है टाइपिंग कॉल होगा, और टाइपिंग में आपको जो है टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश, दोस्तों टाइपिंग में मैं बात करूं हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग होगी, और दोनों की टाइपिंग के मार्क्स इसमें जुड़ते हैं दोस्तों, ठीक है, दोनों की टाइपिंग के मार्क्स जुड़ते हैं, क्योंकि जैसा अभी तक का पैटर्न रहा है, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश की जो हम बात करें, तो हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग जो भी बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इसको आज ही शुरू कर दें। हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग मस्ट है, क्योंकि इसके मार्क्स जुड़ते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। अब हम बात करते हैं अधीनस्थ विभाग और शासन सचिवालय में क्या अंतर है, तो ये प्रमोशन और ये दोनों टॉपिक मैं आपको अभी नीचे बताने वाला हूँ। उसके पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो राधे मीणा ने जो ये जो ट्वीट किया था, इसकी जो है सत्यता की जांच करने के लिए मैंने भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरेट से, कार्मिक विभाग से, वहाँ से जो है आपके जानकारी करना चाहिए थी, और मैं सत्यता की बात करना चाह रहा था, क्योंकि देखो ये मैं वीडियो तभी बनाता हूँ जब मुझे खुद को ये कॉन्फिडेंस होगी ये जो बिल्कुल खबर सही है। तो ये दोस्तों बिल्कुल खबर सही है। मैंने जो पता किया था तो लगभग 4200, मुझे 4500 सीटें बताई थी ऐसे बैकलॉग, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो पोस्ट है कुछ 300-400 उस पर अलग से फाइल चल रही है और वो बढ़ जाएंगी, ठीक है, वैकेंसी कंप्लीट होगी उस तक, तब तक ये बढ़ जाएंगी, ठीक है। लगभग 4500 पोस्टें आपके आने वाली है। अब इसमें देखो अधीनस्थ विभाग, हम इसकी बात करें सबसे पहले अधीनस्थ विभाग, इसके जो 3600 पद हैं इस पे ये वैकेंसी आएगी। अब आप काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि 2018 में या फिर हम बात करें 2013 में जो ये पोस्ट आई थी तो लगभग 11,000 पहले आई थी, उसके बाद जो है 12,000 आई थी, कुछ इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा संख्या में पोस्टें आई थी। लेकिन अब पोस्ट क्यों नहीं आई? देखो दोस्तों ये 2 भर्तियां बड़ी आई है, उसके बाद जो है कर्मचारियों की इतनी संख्या में कमी नहीं है कि आपके लिए जो है इतनी बड़ी भर्ती निकाली जाए। अगर ये भर्ती 2024 में आती है 3600 पद, मतलब लगभग 4200 पदों पर ये भर्ती आती है, तो ये बहुत बड़ी भर्ती है अपने आप के अंदर, क्योंकि इतने जो है डिपार्टमेंट में अभी सीटें खाली नहीं है। खाली होगी आपके 2027 में और 2030 के अंदर अंदर बहुत सारी जो सीटें आपकी खाली होने वाली है, क्योंकि इन दौरान बहुत सारे रिटायरमेंट्स हैं, तो सभी विभागों में सीटें खाली होगी, और तब जाके ये सीटें खाली होगी तो आपके जो है काफ़ी सारी भर्तियां वापस से आएंगी। तो सीधा सा रीज़न ये है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 3600 पद ये हैं, शासन सचिवालय में 584 पद हैं, और आरपीएससी में लगभग 40 पद हैं, ठीक है। तो अब ये देखो कि आरपीएससी और शासन सचिवालय में अगर आप लगते हो तो वहां पे आपको क्या प्रॉफिट होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे, और अधीनस्थ विभाग में लगते हो तो वहां पे आपको क्या नुकसान होगा, इस पे भी हम बात करेंगे। तो ये जो लिंक है, ये जो मैं बात बताने वाला हूं, ये जुड़ी हुई है आपके किससे, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि प्रमोशन और जो अधीनस्थ शासन सचिवालय में क्या अंतर है इससे, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं फॉर्म कब से स्टार्ट हो सकते हैं। देखो नोटिफिकेशन जो अभ्यर्थना है वो भिजवा दी जाएगी, और इस महीने के लास्ट में मतलब फरवरी 2024, मैं ये मान के चलता हूँ फरवरी 2024 तक आपके जो ये भर्ती एलडीसी की, या हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की, ये भर्ती आपके आ जाएगी, ठीक है। और एग्जाम कब तक होगा, तो दोस्तों देखो फरवरी
में अगर ये आचार संहिता नहीं लगती है, फरवरी में ये आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और फरवरी के बाद मार्च में आचार संहिता लगती है, तो मैं मान के चलता हूँ कि मार्च तक तो आपके ये फॉर्म भरवाएंगे। क्या करवाएंगे दोस्तों? मार्च तक ये आपके आवेदन करवाएंगे, मार्च और अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके आवेदन करवाएंगे। उसके बाद जो है आपके 4 महीने का समय दिया जाएगा लगभग। तो 4 महीने का समय दिया जाएगा, तो ये मानो आप अगस्त सितंबर तक आपके एग्जाम होगी, अगस्त सितंबर तक आपके एग्जाम होने की संभावना है। क्योंकि और अच्छी बात बताऊं क्या है, तो आलोक राज जी जब से जो आरएसएसबी के अध्यक्ष बने हैं ना, तब से लेके अभी तक उन्होंने जो चीज स्टूडेंट हित में करनी चाहिए तो सारी अपडेशन आपके ट्विटर के माध्यम से कर दी है। और आरएसएसबी का जो लोगों की, राजस्थान के लोगों या हम बात करें बेरोजगारों की नजरों में जो रूप था ना, उसको चेंज करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मार्च के अंदर ही ये जो है एग्जाम की डेट को डिसाइड कर देंगे, एग्जाम डेट डिसाइड कर देंगे, ताकि जो फुल समय 4 महीने का जो समय है वो आप लोगों को मिल सके तैयारी के लिए। अब तैयारी अगर आपको वास्तव में इसकी करनी है ना, तो दोस्तों आप नोटिफिकेशन का वेट मत करो, आप किसी भी चीज का वेट मत करो। आप जो है शुरू में ही, अभी से ही आप जो है राजस्थान का जो जीके है, राजस्थान का जीके, ठीक है, राजस्थान के जीके में देखो आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी तीनों चीज आ गई है ना, पॉलिटी भी आ गई। ठीक है, राजस्थान के जीके में क्या क्या आ गया देखो, पॉलिटी आ गई, ठीक है, जियोग्राफी आ गई, ठीक है, राजस्थान की पॉलिटी आ गई, ज्योग्राफी आ गई, तीसरी हम बात करें आर्ट एंड कल्चर आ गया, ठीक है, हम बात करें तो आपके हिस्ट्री आ गई। बहुत लेंथी सिलेबस है, ठीक है। तो ये जो 4 चीजें, ये चीज आ गई। अब दूसरा सब्जेक्ट आपको क्या पढ़ना है? हिंदी। हिंदी अगर आपने अच्छी से कर ली एलडीसी के लिए, तो आपके राजस्थान एसआई की जो भर्ती आने वाली है उसमें भी हिंदी आपके पूरी काम में आने वाली है, या अदर वैकेंसी जो भी है हिंदी आपके काम में आने वाली है। तो हिंदी, ठीक है, हिंदी। और उसके बाद हम बात करें तो इंग्लिश। तो आप कम से कम ये 2 चीजें पढ़ो। इंग्लिश को आप बाद में देख लेना, जिसकी इंग्लिश अच्छी है तो मैं तो मानता हूं कि बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वैकेंसी आने के बाद आप इंग्लिश की तैयारी कर लेना। हिंदी और जो राजस्थान की जीके, इस पर अगर फोकस करोगे, क्योंकि तो सिलेबस में ये चीज तो आएगी आएगी, हिंदी और राजस्थान की जीके तो आएगी आएगी, ठीक है। अगर इसको इस पे फोकस कर लिए तो आपका जो आधे से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा औरों की तुलना में। तो आप लोग जो है, आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी हो जाएगी। नोटिफिकेशन का वेट मत करो, मेरा तो कहना यह है, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी है ना, कि आप भाई नोटिफिकेशन निकलने के बाद, एग्जाम डेट निकलने के बाद ही तैयारी शुरू करोगे तो वो एक अलग बात है। तो वहां पे जो है मैं ये नहीं मानता कि आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये हो गई बात, ठीक है, ये हो गई थोड़ी बहुत सिलेबस की, और बाकी विस्तृत हम चर्चा अलग से वीडियो में करेंगे, है ना। अब एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेनो, मेरे को साथ ये पता चला है कि जब मैं इससे एलडीसी की बात कर रहा था, जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहा था किसी से, तो जो आधिकारिक रूप से मैं बात कर रहा था अधिकारियों से, या हमें बात करूं दोस्तों से, किसी से भी, तो उसमें क्या है कि आपके स्टेनो की जो भर्ती है ना, स्टेनो की भर्ती भी आपके आने वाली है। उन्होंने ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, लगभग 500 पोस्ट पर, उन्होंने मेरे को 490 पोस्ट बताई थी, तो लगभग ये मानो 500 पोस्ट हो गई। 500 पोस्ट पर आपके स्टेनोग्राफर की भर्ती भी आपके आने वाली है। और ये एलडीसी की भर्ती और आपके स्टेनो की भर्ती, ये दोनों भर्तियां एक साथ, या मतलब 1-2 दिन के गैप में आने वाली है, ठीक है। तो जो भी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस पे फोकस करें, जो एलडीसी कर रहे हैं वो इस पे फोकस करें, ठीक है। अब स्टेनोग्राफर की भी भर्ती आपके आने वाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन मोटिव था। मेन मोटिव क्या था कि प्रमोशन, अधीनस्थ विभाग और शासन सचिवालय में क्या अंतर है, क्या फायदा आपको मिलेगा, है ना। ये सारी चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखो मैं बताता हूं आपको, यहां पर ये हो गए आपके अधीनस्थ विभाग, है ना, और ये हो गए आपके आरपीएससी। आरपीएससी का हम बात करते हैं शासन सचिवालय की, ठीक है। ये हो गया आपका शासन सचिवालय। अब एग्जाम आपके एक ही होनी है। पहले ऐसा चल रहा था कि अधीनस्थ के लिए हम अलग एग्जाम करा दे और शासन सचिवालय के लिए अलग एग्जाम करा दे। क्यों? वो उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि आरपीएससी शासन सचिवालय के 584 पद और आरपीएससी के 40 पद, अधीनस्थ विभाग के 3600 पद। अब ये केस किसको मिलेगा कि आरपीएससी किसको मिलेगा, शासन सचिवालय किसको मिलेगा और अधीनस्थ विभाग किसको मिलेगा? दोस्तों फॉर्म भरोगे ना, तब वो चीज ध्यान रखना कि आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हो। वहां पे आपसे वरीयता भराई जाएगी, और वरीयता अधीनस्थ विभाग में बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं। जैसे कौन कौन से आते हैं? आपके एजुकेशन आता है, आपके
जो है चिकित्सा विभाग आता है ना। आपके कौन सा विभाग आता है, आबकारी विभाग आता है ना। और कौन सा आता है, PWD आता है, PHED आता है LSG लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब स्थानीय निकाय जो DLB है वो आता है ना। और शासन सचिवालय में कौन सा आता है, सचिवालय मतलब आपके सेक्रेटरीट आता है, पूरा जो सेक्रेटरीट का जो वहाँ पे जो कर्मचारी है वो आता है। RPSC आपको पता है, RPSC के अंदर जो LDC वगैरह लगते हैं या जूनियर असिस्टेंट लगते हैं वो लोग आते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको प्रायोरिटी भरवाई जाएगी शासन सचिवालय, अधीनस्थ और RPSC के अंदर कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप ये ध्यान रखना कि फॉर्म जब फिल करेंगे ना तो उसमें आपको मैं फायदा और नुकसान बताता हूँ, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि एक ही तो पोस्ट है सारी चीजें हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो तो ये अगर ये चीज आपने ध्यान से देख ली ना तो आपके जो है आने वाली जब नौकरी करोगे ना 60 साल तक आप, तो आपके जो है ये 5 मिनट की इंफॉर्मेशन बहुत काम आने वाली है। क्या आने वाली दोस्तों, 5 मिनट की इंफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में बदल देगी, ये मानो आप। क्योंकि देखो अब अधीनस्थ में आप LDC लगते हो, क्या लगोगे दोस्तों, LDC लगोगे, तो आपकी ग्रेड होगी 2400, ठीक है। तो आपको भी 14,600 मिलेंगे 2 साल तक, ठीक है ना। ये 2 साल तक ये मिलेंगे, है ना, सेम ही यहाँ पे मिलेंगे 14,600। इसमें भी ग्रेड होगी आपकी 2400, 2400 की ग्रेड होगी। ये 14,600 तो प्रोविजन में है, उसके बाद तो सेम सैलरी है दोनों की, ठीक है। अब आप बोलोगे सर तो क्या हो गया, दोनों में सेम ही तो है, 2400 है ना। हम तो PWD में जाएंगे, चिकित्सा में जाएंगे, हम क्यों सेक्रेटरीट में रहेंगे। मैं बाढ़ में रहता हूँ तो मैं जयपुर में नौकरी क्यों करूंगा। उसके मैं फायदे और नुकसान बताता हूँ। उसके बाद प्रमोशन होता है UDC, इसकी होती है 2800। और UDC या सीनियर असिस्टेंट वो मैंने आपको बता दिया, है ना। तो यहाँ पे भी ये चीज होती है 2800, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो है AA कहा जाता है। AA क्या कहा जाता है, मतलब UDC का जो प्रमोशन होता है वो होता है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी। 2800 के बाद उनकी ग्रेड होती है 3600, ठीक है। और यहाँ पे उसको कहा जाता है आपके ASO। क्या कहा जाता है, ASO वो होता है असिस्टेंट, पोस्ट सेम है, कहा जाता है यहाँ पे ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसकी ग्रेड क्या होती है दोस्तों, इसकी ग्रेड होती है आपके यहाँ तो 3600 होती है और यहाँ सीधा होता है 4200। क्या होता है दोस्तों, 4200। बस मेजर डिफरेंस यही है। क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस यही है कि आपकी मतलब पोस्ट आपकी जो क्या बोलते हैं कि एग्जाम एक हो रही है, पोस्ट शुरू में एक थी, लेकिन आगे जाके जब प्रमोशन आपको मिलता है, जब 21 साल की आपकी नौकरी हो जाएगी, जब आपको ये दूसरा प्रमोशन मिलेगा, तब आपको इस चीज का ध्यान आएगा कि यार मैं एक सेक्रेटरीट में रहता तो ज्यादा ठीक रहता। तो 3600 की यहाँ पे ग्रेड है और यहाँ है आपके 4200 की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे 4200 की ग्रेड पे, उसे कहते हैं, इसका भी AA ही कह सकते हैं क्योंकि एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी। ये होता है अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, ये होता है सहायक प्रशासनिक अधिकारी। और यहाँ पे ये 4800 जाएंगे, देखा, ये होता है सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। तो देखो आगे ये चीजें बढ़ती रहती है और ये सीधा फिर पहुंच जाते हैं 5400 के बाद ये हो जाता है 6000 या 6600 कुछ आगे, मेरे को इतना ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो ये मानो कि अगर शासन सचिवालय में आप सेलेक्ट होते हो ना तो आपके जो सैलरी है प्रमोशन है वो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। यहाँ आप इस प्लस में रहोगे, लाभ में रहोगे। यहाँ पर आप जो है एक तो प्रमोशन टाइम पे नहीं होते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्रमोशन टाइम पे होते हैं। दूसरा यहाँ प्रमोशन टाइम पे नहीं होते। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे ये ग्रेड का अंतर दिख रहा है ना आपको, 3600 और ये 4200 का। तो आप ये मत सोचना कि जो इसमें 600 रुपये का फायदा है, 600 रुपये का फायदा नहीं है दोस्तों, ये है आपके 10 से 12 हजार रुपये का फायदा। 10 से 12 हजार रुपये पर मंथ का फायदा है दोस्तों पर मंथ 10 से 12 हजार। तो उसके लिए मैंने ना अलग से, आप मेरे मंत्रालय कर्मचारियों का जब आंदोलन हुआ था तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है अलग से, तो वो चीज़ आप देख लेना। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में दे दूंगा या वीडियो के लास्ट में सजेस्ट आपको कर दूंगा। तो वहां से आप देख लेना कि क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो मंत्रालय कर्मचारियों का शिपरापद पे गहलोत सरकार के टाइम जो आंदोलन हुआ था वो इसी मामले को लेकर था कि आप जो है इनकी ग्रेड बराबर करो या कुछ ऐसा करो, ठीक है। तो वो आप देख लेना डिटेल, अगर आपको जाननी है तो मैं अगर इसमें बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें हैं कि आपको शासन सचिवालय में जाना है कि अधीनस्थ में जाना है, ये आपके ऊपर है। तो फॉर्म भरोगे जब, इस चीज का ध्यान रखना स्पेशली। और ये शासन सचिवालय उसी को ही मिलेगा जिनकी तैयारी अच्छी होगी, जो मेरिट में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो अपनी तैयारी को आज से स्टार्ट कर दो ताकि आप जो है शासन सचिवालय में जाएं, आपको जो है आपके लाभ मिले, प्रमोशन का लाभ मिले, आपको और भी जो है भत्ते मिले, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मैं बताने आया था।
ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के बारे में। तो अभी को वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और वीडियो कैसी रही, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कमेंट में ही बोल रहे थे और मेरे को मैसेज करके बता रहे थे कि पूछ रहे थे कि सर वैकेंसी कब आएगी, उसके बारे में अपडेट दो। तो मैं आपके एक जो इन्फॉर्मेशन के साथ दो इन्फॉर्मेशन साथ में लेके आया हूँ आपके लिए ओनली। ठीक है, आपके तो स्टेनो की पोस्ट आने वाली है, दूसरा आपके लिए जो शासन सचिवालय और आरपीएससी में नौकरी करना और अधीनस्थ विभागों में नौकरी करना, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और आपका ये जो मोटिवेशन मिलता है मुझे, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लाऊंगा। और बेल आइकन को भी दबा देना, जब भी मैं वीडियो अपडेट करूँ तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आगे हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस की जो वीडियो है वो भी मैं आपके लिए बना दूंगा, बहुत अच्छी तरीके से बना दूंगा। दूसरा ये है कि उसके लिए बुक लिस्ट कौन कौन सी रहने वाली है वो भी मैं आपके लिए बता दूंगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।